अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम अमीर जमात, मुस्तक़बिल के इंटेलेक्चुअल रहनुमा हजरात, आज के मजलिस में मेरी खुसूसियत यह है कि मैं इनमें से किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक्सपर्ट्स को एड्रेस नहीं करूँगा। जो कॉमन मैन है सोसाइटी के, वो जो इस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, उनके नुक्ता नज़र से मैं इस सब्जेक्ट को डील करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आज जैसा कि अभी कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि रिलीजियस हल्के जो हैं, मजहबी हल्के, दुनिया भर के, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम मज़ाहिब के फॉलोअर्स, और जो हल्के अखलाकी अक़दार को बड़ी अहमियत देते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं LGBT नामी इस बिदअत के ग्रोथ से। और इम्प्रेशन भी ये है कि जैसे सैलाब जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, पर सैलाब उमड़ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है वगैरह। तो मेरे ख्याल से इसको सबसे पहले हमारा काम जो है इस मामले में, इसको डीमिस्टिफाई करना है। LGBT जो वगैरह बना है, इसको डीमिस्टिफाई करने का या डिसएम्बिगुएशन इसका करने का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और जाहिर है, हम देख रहे हैं कि मीडिया में और हर जगह ओपन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं इस तबके की तरफ से, और प्राइड पेरेड्स हो रहे हैं। वो अपना ये एसर्ट कर रहे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो काबिले क्या फख्र चीज़ हम कर रहे हैं, और उसको अपोज करना, उसको स्टिग्मेटाइज किया गया है। उसके खिलाफ बोलना वो फैशन के भी खिलाफ है और ट्रेंड्स के भी खिलाफ है। जो भी उनके लिए नाम भी दिया गया है, जैसे हमारे बुराइयां करने वालों के लिए फासिक, फाजिर वगैरह के इस्तिलाहात हैं, उनके पास LGBT को मुखालिफत करने वालों के लिए होमोफोबिया, अब जैसे ज्यूज जियोनिज्म की मुखालिफत करने वालों के लिए कुछ नाम दिए गए हैं जी, एंटीसेमेटिक। इसी तरह इसके लिए भी, यानी दुनिया की मेजॉरिटी को, दुनिया के मेन स्ट्रीम को स्टिग्मेटाइज किया गया है। हालांकि हम भी तो कह सकते हैं कि वो हेटेरोफोबिक है, एक छोटी माइनॉरिटी हेटेरोफोबिक माइनॉरिटी है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मगर ऐसा नहीं है। एहसास कमतरी का इतना ऐसे दर्जे में एहसास कमतरी पैदा किया गया है प्रोपेगेंडा के जरिए से, वो हम अपने आप को बहुत ही पैसिव पोजीशन में महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको ट्रीट करने की जरूरत है। एक और रुझान जिससे हम काफ़ी मरूब हुए हैं, वो है कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में हमको रोज़ाना रिपोर्ट्स मिलते हैं कि फ़लाँ कंट्री ने उसको डीक्रिमिनलाइज किया, फ़लाँ कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, रिकग्नाइज किया, और फ़लाँ कंट्री में होमोफोबिक्स को सज़ा दी गई, या फला एक्ट को होमोफोबिया करार दिया गया और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है वहाँ पर। इस तरह के इश्यूज आते हैं, और इनके ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन जो है बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से हो रहा है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बुक्स में उनकी कोशिश थी कि टेक्स्ट बुक्स में इसको लाया जाए, वो लाया गया, बहुत से ममालिक में लाया गया उसको, और बच्चों को समझाया गया कि LGBT कोई मसला नहीं है। एक ज़माना था HIV के ताल्लुक से एजुकेट करने की बात हो रही थी, डिमांड किया जा रहा था कि HIV के ताल्लुक से आप बच्चों को एजुकेट करें। तब मुखालिफत ऑर्थोडॉक्स क्लासेस की तरफ से, कंजर्वेटिव क्लासेस की तरफ से, कि HIV के ताल्लुक से एजुकेट करने का मतलब है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, इसलिए नहीं, उसको हाई स्कूल के बाद ही उसको डील करेंगे। मगर अब उसका उल्टा हो रहा है कि LGBT के जितने वाहियात हैं उन सबको जायज करार देने के लिए टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आर्ट में, लिटरेचर में अच्छा खासा नफूज है जिसको हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनके प्रेजेंस को। और इसी तरह आप जानते हैं आर्ट में पिंक आर्ट अभी ईजाद हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो अच्छा खासा नफूज है उनका। अभी इकोनॉमी का जेंडर या सेक्स से क्या ताल्लुक से हो सकता है? पिंक मनी के नाम से, पिंक डॉलर के नाम से, पिंक इकोनॉमी के नाम से एक नई चीज ईजाद हो रही है। और
LGBT कम्युनिटी जो है दुनिया के, उसके स्पेंडिंग पावर का असेसमेंट जो रिसेंटली आया है, उसके मुताबिक उस कम्युनिटी का स्पेंडिंग पावर जो है $4 ट्रिलियन है, लेटेस्ट असेसमेंट। तो LGBT कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, कॉमर्स करेंगे और एक दूसरे को एनकरेज करेंगे इस बिजनेस और कॉमर्स में, ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या ताल्लुक है इस पूरे इश्यू से? मगर अभी डिंक एक कॉन्सेप्ट आया है, यानी डबल इनकम और नो किड्स। इस तरह के क्लास को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उनके अंदर रियल एस्टेट प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सेक्टर जो है काफी सॉट आफ्टर सेगमेंट है रियल एस्टेट में, अभी वेस्ट वगैरह में अच्छा है कि जल्दी हमारे पास भी आ जाए। और कंपनीज जो है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज, वो अपने प्रोफाइल में इस चीज को शामिल करने लगे हैं कि LGBT के ताल्लुक से उनका स्टैंड क्या है। मिसाल के तौर पर टाटा स्टील जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपने प्रोफाइल में शामिल किया है कि वी आर LGBT फ्रेंडली अपने प्रोफाइल में। और महिंद्रा टेक ने ऐड किया। बाकायदा इंडिया में LGBT कल्चर को प्रमोट करने वाले या उसको बर्दाश्त करने वाले कंपनियों की बाकायदा लिस्ट बनी है, बहुत तवील लिस्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, रेजर पे है, एक्सेंचर है। सो इस माहौल में हमारा काम जो है इन चीजों का जवाब देते रहना। इनका हमारा जनरली होता है कि हर डेवलपमेंट का या तो हम मजम्मत करेंगे या तो फिर उसका इस्तेकबाल करेंगे। फिर मजम्मत के कुछ अल्फाज हैं, इस्तेकबाल के कुछ अल्फाज हैं। उससे आगे बढ़ के इसके ताल्लुक से सबसे पहला काम है कि ये जो ओवर एस्टिमेट किया गया, इसको जो हाइप किया गया है, उसको एक्सपोज करने की जरूरत। अभी नेट पे आगे देखिए, पॉपुलेशन ऑफ LGBT कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, आप ट्राई करके सर्च करके देखिए गूगल में, तो उसका जवाब ये आता है आपको कि हेट्रोसेक्स कम्युनिटी जो है उसकी तादाद 80% है। ये असल में शरारत है, असल में बहुत ही मक्कार जवाब है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि LGBT कम्युनिटी की तादाद क्या है, और जवाब आपको मिलता है कि हेट्रोसेक्स कम्युनिटी जो है वो 80% है। तो उससे उसका मतलब क्या है उस जवाब का, कि बाकी 20% को वो LGBT में शामिल करना चाह रहा है। तो उससे हम लोगों को मुतासिर नहीं होना है, बल्कि उसको क्वेश्चन करना है इस जवाब को कि ये कैसे हो सकता है कि हेट्रोसेक्सुअल सिर्फ 20% है। और कहीं भी वे हर मामले में है। खुद इंडिया में आपको सोशो इकोनॉमिक स्टडीज, जिन स्टडीज का आप हवाला देते हैं, उसमें एक स्टडीज भी आपका किया हुआ नहीं है, मजहबी हलकों की तरफ से किया हुआ नहीं है। वो सब दूसरे लोग करते हैं, हम उसको कोट करने का काम करते हैं। आप खुद सोचिए, क्या इसकी जरूरत है कि दिल्ली में इस्लाम के मानने वालों की तरफ से एक स्टडी की जाए LGBT की तरफ से, सोशो इकोनॉमिक स्टडीज, उनके डेमोग्राफी की स्टडी वगैरह, या फिर हम कोट करते रहेंगे 10-20 साल बाद भी वही करेंगे कि कोई और फिगर्स बना के स्टडी करके हमारे सामने पेश करता है और उसको कोट करेंगे। तो इससे अगर हम बाहर आएंगे तो फिर नए फिगर्स उभर सकते हैं। LGBT के ताल्लुक से बहुत सारे उनके जो क्लेम्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं कि वो जितनी तादाद का ये कर रहे हैं या जितने स्ट्रेंथ का क्लेम कर रहे हैं, उतना उनका स्ट्रेंथ नहीं है। और उसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है, वो है कि LGBT के मुखालिफ सिर्फ हम नहीं हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद है जो LGBT की सख्त मुखालिफ है, और वो छोटी तादाद में नहीं है। वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वर्ल्ड की आज भी उनके मुखालिफ है। जो भी उसको समझते हैं वो मुखालिफत करते हैं। और उतना ही नहीं, बल्कि ट्रेंड्स भी उनके खिलाफ है। एक जमाना था कि LGBT मूवमेंट उभर रहा था, अब उसके खिलाफ बैकलैश जो है काफी स्ट्रांग है। और उसके दलाइल आपको अगर चाहे तो सैकड़ों दलाइल दिए जा सकते हैं। जो हजरत 10-20 साल तक LGBT मूवमेंट में रहे हैं और उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो बहुत सारी कुर्बानियां वगैरह दी हैं, उसमें से बहुत से लोग उससे बाहर आ रहे हैं और वो उस मूवमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उनके डेटा को कलेक्ट करें, उनके तरफ से इनपुट कलेक्ट करें। अभी यूएस के एक
स्टडी आई है कि 2023 में CNN का एक रिपोर्ट है, record number of anti-LGBTQ bills were introduced in 2023. Record number of anti-LGBT bills were introduced in US Senate और US के मुख्तलिफ सेनेट्स में इससे ज्यादा है। ये 2003 की बात कर रहा हूं। At least 510 anti-LGBTQ bills were introduced in state legislatures across the USA last year, 2023 में। और इसका मसला है कि ये अखबार में या मेनस्ट्रीम न्यूज़पेपर में नहीं आता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फाइंड आउट करें इस फ्रंट के डेवलपमेंट्स को। 2022 में जितने लॉज या बिल्स एलजीबीटी के खिलाफ यूएसए में पास हुए थे, उसके मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा लॉज 2023 में पास हुए। यानी ट्रेंड जो है अपवर्ड है, उनके खिलाफ है। यूएसए में अभी लास्ट ईयर एक साहब हैं जेम्स एम जॉनसन। हमारा इमेज इस तरह है कि कोई इस तरह के शख्स हो तो उसको वहां पर फांसी में लटकाया जाएगा, ऐसा नहीं। वो 4 टाइम सेनेटर है वो, और बहुत ही वोकल ओपोनेंट है एलजीबीटी मूवमेंट का, और वो 4 बार इलेक्टेड सेनेटर बना यूएस में। अभी लास्ट ईयर वो स्पीकर भी बना है यूएस सेनेट का। उसे क्या पता चलता है? उसे ये कोई छोटा सा प्लेयर या कोई उसको कोई स्टेटस मिल जाए और वो एलजीबीटी का हो तो दुनिया भर में उसका चर्चा होता है। इस तरह के जो खबरें हैं उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं जो नेक्स है, उनको उससे बाहर आना चाहिए। और ये जो जेम्स जॉनसन की जो बात कर रहा हूं, वो लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और वेल नोन कैंपेनर हैं एंटी एलजीबीटी मूवमेंट के। और उनके स्टेटमेंट्स बहुत सारे आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी इंसानियत के लिए यह तबाहकुन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म हो, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए डिस्ट्रक्टिव बताते हैं। उनके मज़ामीन आप इसमें पढ़ सकते हैं। रशिया में जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है, उसने रिसेंटली एलजीबीटी को 2024 मार्च की बात कर रहा हूं, एलजीबीटी मूवमेंट को इंटरनेशनल टेररिस्ट मूवमेंट्स के लिस्ट में शामिल किया है। हंगेरी में उसके खिलाफ सख्त लॉज बन रहे हैं, और प्रेशर भी है मजीद लॉज बनाने के लिए। और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन आर्ग्यूमेंट को बहुत ही टेक्निकल जवाब देना जो है, मेरे ख्याल से एक तरह से उनके आर्ग्यूमेंट्स को अप्रूव करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। जिस लेवल के आर्ग्यूमेंट्स हैं उसी लेवल से मेरे ख्याल से उसको डील करना चाहिए। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर वगैरह की बात करते हैं, उसका जवाब है कि पीडोफेलिया है। पीडोफेलिया का ताल्लुक जीन से या साइकोलॉजी से, क्या कोई सोसाइटी उसको एलो कर सकती है? इसी तरह क्लेप्टोमेनिया है, यानी आदमी बड़ा मालदार रहता है, बिलियनर रहता है, मगर किसी बड़े जलसे में चमच चोरी कर लेता है। जो कम वैल्यू की जो चीज है उसका अर्ज उतना रहता है कि चुराने का अर्ज होता है, वो चुरा लेता है। तो सिर्फ उस वजह से कि वो क्लेप्टोमेनिया है, इसलिए हम उसको जुर्म के लिस्ट से हटा नहीं सकते। और सबसे बढ़कर ये जो इसका जो कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया है, उसकी अगर आप तारीख देखें, एलजीबीटी मूवमेंट का इब्तिदा कहां से हुआ, कब हुआ, तो आप देखेंगे कि ये असल में होमोसेक्सुअल्स का मूवमेंट है। सिर्फ जो जी है उसमें उनका मूवमेंट है। उन्होंने अपनी कमजोरी को दबाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को डिग्निफाइड पोजीशन देने के लिए मजीद एडिशंस को करते गए। हालांकि यल जो है लेस्बियन, वो भी कदीम जमाने से रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप पूरे उनके लिटरेचर को देखें, हिंदुस्तान में देखें, आप चाइना में देखें, जापान में देखें, जहां भी उनका आर्गुमेंट शुरू इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल जापान के एलजीबीटी मूवमेंट वालों का लिटरेचर, कि जापान के जो मज़ाहिब में बहुत कदीम ज़माने में होमोसेक्सुअलिटी थी, या वहाँ पर लेस्बियन कल्चर था, इसके दलाइल। और हिंदुस्तान के कदीम रिवायत के हवाले देकर के यहाँ वो मौजूद था। और मुसलमानों के अंदर, खुद मुसलमानों के अंदर एक
करते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी ये रिवायत थी, इस तरह से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर दीन और मजहब के खिलाफ कंक्लूजन जो है वो उसके खिलाफ चलता है। जैसे हिंदुत्व मूवमेंट में होता है कि हम हमारे टॉलरेंस का जो है पूरा ट्रेडिशन है उसको बैन करके कंक्लूजन ये होता है कि इट इज टाइम टू गेट रीड ऑफ दिस टॉलरेंस। गे था 1970 से पहले गे का लफ्ज नहीं तो होमोसेक्सुअल ही का लफ्ज था। उसके बाद गे का लफ्ज पॉपुलर हुआ। उसके बाद 1970 में यल ऐड किया गया। उसके बाद आहिस्ता 1 by 1 LGBT क्रिएट किया गया और वो भी यूएसए में 1988 में। 1988 से पहले ये इक्वेशन कहीं नहीं था। उसके बाद कहा गया उसको जस्टिफिकेशन क्या है, वो कहा गया कि सेक्स इज नॉट ए बाइनरी, इट्स ए स्पेक्ट्रम, और उसके दरमियान में बहुत सारी चीजें हैं। 1990 में खुद ये एल और जी का जो मूवमेंट है उसके अंदर काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि एल और जी के अलावा दूसरों को क्यों हम इस अम्ब्रेला में शामिल करें, ये दे डोंट बिलोंग टू अस, ये हमारे कैटेगरी के नहीं है। हम लेस्बियन हैं, हम होमोसेक्सुअल्स हैं या हम गे हैं, ये बाकी लोग कहां से आ गए? तो वो जो उनका अदरनेस जो है उस पर काफी बहस उनके सर्कल्स में हुई थी। काफी रेसिस्टेंस के बाद उनको उसकी हिकमतें समझाई गई कि बाकी लोगों को अगर आपके अम्ब्रेला के अंदर लाते हैं तो फिर आपको सोसाइटी का कंपैशन मिलेगा, सोसाइटी की सिंपैथी मिलेगी, लॉ का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, वरना आप जिस आइसोलेटेड पोजीशन में हैं उसी में आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। उस पर कन्विंस होने के बाद उन्होंने उसको अपनाया और आज भी उनके अंदर उसकी बहस है। तो इसी तरह ग्रेजुअली अनरिलेटेड ग्रुप्स को एक ग्रुप के तहत प्रेजेंट करने की कोशिश शुरू की गई जो काफी कामयाब हो गया। और वो कामयाब इसलिए हुआ कि दूसरा ग्रुप एक्टिव नहीं था, मेन स्ट्रीम ग्रुप ने इस सिलसिले में ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं किया, इसलिए वो कामयाब हुआ। LGBTQI वगैरह एक्सेट्रा का जो प्रोसेस है उसमें उसकी अगर आप डेफिनेशन पूछें तो वो फंस जाता है। असल में हमको जो है इसके बहुत ज्यादा टेक्निकल तफसीलात में जाने से पहले बुनियादी तौर पर दो चीजों को समझना चाहिए। एल और जी पुराना फितना है, एल और जी जो है बहुत पुराना फितना है, उसके साथ डील करने के भी पुराने तरीके हैं। हो सकता है कुछ बेहतर ज्यादा नाजुक तरीके आज के हों तो उस पर हम बहस कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दो डिनोमिनेशंस हैं, वो है एक टी है ट्रांसजेंडर और एक आई है इंटरसेक्स। इस्तिलाहात में हो सकता है कुछ गलती हो, मैं माहिरीन बैठे हुए फिर सही करेंगे मुझे। यानी ये कि साइकोलॉजिकली वो ऑब्सेस्ड हैं गुनाह करने पर कि हम होमोसेक्सुअलिटी करेंगे, फिजिकली कोई मजबूरी नहीं है उनकी, फितरत के कानून को वायलेट करने का अज़्म किए हुए जो लोग हैं वो लोग हैं, ये दो ग्रुप। और दूसरा वो बायोलॉजिकली और फिजिकली डिसेबल्ड है, डिफॉर्म्ड है, कि वो कैपेबल नहीं है किसी एक जेंडर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के। उस तरह की एम्बिग्युइटी फितरतन उनके अंदर है। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये असल में हमारे कंपैशन के, हमारे प्रोटेक्शन के मुस्तहिक हैं। हमेशा इनको सेपरेट करना चाहिए पूरे उस स्पेक्ट्रम से। आप जानते हैं वो जो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हुआ है आज कि लास्ट ईयर जो है मैंने स्टडी किया था तो देखा कि उसमें 72 ग्रुप्स हैं LGBT+++ करके। अब रिसेंट जो लास्ट मंथ मैंने देखा तो 100 ये sexualdiversity.org में देखा मैंने कि देयर आर 107 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स। तो ये वहां पर भी एंड नहीं होगा, जितना कैलकुलेटर में जितने डिजिट्स के लिए गुंजाइश है उतना वो ऐड करते जाएंगे। असल में काम हमको करना है, इसको तोड़ने का काम जो है हमको करना है और उन लोगों को अलग करना, वरना फिर हम जिनको हमारे ग्रुप में शामिल करते कल वो ग्रुप में रहेंगे किसी एक डेफिनेशन के तहत। हो सकता है हम में से भी बहुत से लोग उस डेफिनेशन में आते हो, हमको उन डेफिनेशन से कुछ नहीं करना है। इंसानियत का पुराना मसला है ये होमोसेक्सुअलिटी अखलाकी बुराई के तौर पर और ये जो फिजिकल लिमिटेशन के तौर पर, ये 2-4 ग्रुप हैं LG और T और I, इनको सेपरेट कीजिए। बाकी लोग आपके ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं, या तो फिजिकल ट्रीटमेंट के या फिर काउंसलिंग के। उनको आप आसानी से बचा सकते हैं, उनको कोई मजबूरी नहीं है कि वो उस ग्रुप में रहें। उनको हमेशा आप अपने ग्रुप में वेलकम कीजिए, एकोमोडेट कीजिए।
बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर उसमें ये जो डेफिनेशन है उस वक्त काम आएंगे आप उनको समझाने में कि आप वहां बिलोंग नहीं करते बल्कि आप यहाँ बिलोंग करते हैं। और ये जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें भी जो 2 ग्रुप हैं T और I, वो असल में हमारे कैंप में ही रहेंगे। हम हमारे कैंप में हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, हम उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, हम उनको सोसाइटी से दूर नहीं करेंगे। उनको सोसाइटी में सेटल करने की जिम्मेदारी हमारी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की। और बाकी जो 2 फितने हैं L और G के, उसका ट्रीटमेंट जो है कानून के मुताबिक जो कुछ करना है उसके मुताबिक किया जाएगा। इस तरह उसको तो इसी प्रोसेस को मैं कहता हूं कि डिसएम्बिगुएशन का प्रोसेस है। एम्बिग्यूटी को दूर करना, कंफ्यूजन को दूर करना। किसी भी मजलिस में मैंने देखा, अच्छे मजलिसों में कंफ्यूजन ही LGBT ग्रुप्स का एसेट होता है। वो एक इस्तिलाह को अगर आप वाज़ेह करते हो दूसरी इस्तिलाह पर आते हैं। एक फिजिकल फीचर पर आप पूरी साइंटिफिकली आप रोशनी डालें, वो फिर उससे हट के दूसरी तरफ आता है। हमको इस कंफ्यूजन में फंसना नहीं है। हमको इन चीजों पर हमको सिंपली पूछना है कि L के ताल्लुक से आपका क्या राय है, आप वेयर डू यू बिलोंग। G के ताल्लुक से आपका क्या स्टैंड है, उस हिसाब से हम आपका मकाम तय करेंगे। ये कहना कि नहीं हमारा मकाम हम तय करेंगे तो चोर डिसाइड करेंगे कि हम रूल करेंगे इंडिया को। नहीं, हम जब तक जिंदा है नहीं हो सकता ऐसा। हम भी तो है यहाँ पर, हमारी राय की भी कोई अहमियत है। और ये जो इस्तिलाह आते हैं उसका जवाब फिर इस्तिलाह ही है। अगर होमोफोबिया एक इस्तिलाह पॉपुलर किया जा सकता है तो हेट्रोफोबिया का इस्तिलाह क्यों नहीं पॉपुलर किया जा सकता। ये सब में ट्रिक्स हैं और टैक्टिक्स हैं जिनको बहुत ही क्रिटिकली हमको देखना चाहिए। और इस तरह के जो कंफ्यूजन्स हैं उनसे खुद अपने आप को सबसे पहले बाहर करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो नेक लोग, सालेह लोग, शरीफ लोग जो इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं तो वो टेक्निकल इसमें इतने गहराई में चले जाते हैं कि बाकी जो सुनने वाले हैं वो भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उससे निकल कर सिंपल अल्फाज में, जैसा कि कुरान का अंदाज है, उसी अंदाज को इख्तियार करना चाहिए आपको, चाहे दौर कोई भी हो। बीमारियां सेम है और हमको साबित भी करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लेम कर रहे हैं। हमारे पास एक विंग होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर में से जो LGBT कम्युनिटी में है उसमें से जो वाकई कंपैशन के मुस्तहिक हैं उनके लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है। अगर वो कोई ट्रांससेक्सुअल है उसको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे आपको सोसाइटी में। आप सिर्फ नसीहतें करते बैठेंगे, तो फिर आपका कोई रोल नहीं होगा उनके मूवमेंट में या उनके मूवमेंट को डिफीट करने में। डिफीट उस वक्त कर सकते हैं अगर आपके पास रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम हो, खुसूसन इन 2 क्लासेस के लिए, हेट्रोसेक्सुअल के लिए और इंटरसेक्स के लिए। एक जो फिजिकली पर्टिकुलर जेंडर के साथ पैदा हुए उसके बाद अपने आप को उन्होंने दूसरे इसके साथ आइडेंटिफाई किया मजबूरन, भाई चॉइस नहीं। और दूसरे वो लोग जो मिक्सड फीचर्स के साथ पैदा हो गए या फिर पैदा होने के बाद उनके फीचर्स जो है फिजिकल फीचर्स मिक्सड हो गए, ये दोनों जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी है और हमको साबित करना है हम उनकी तरफ कंपैशन रखते हैं और वो हमारे दुश्मन नहीं है और उनको हम बुरा भी नहीं मानते, उनको गुनहगार नहीं समझते क्योंकि उनका गुनाह नहीं है उसमें। वो किस रास्ते पे जाते हैं इसका इन्हिसार इस पर है कि उनको आसरा कौन देता है, शेल्टर कौन देता है। उनको अगर L और G वाले अपने शेल्टर में ले लेते तो फिर उनका रास्ता अलग होगा। अगर हम जैसे स्ट्रेट लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग अगर उनको अपने शेल्टर में लेंगे तो हमारे रास्ते में आएंगे वो। तो उसके लिए प्रैक्टिकली हमको मेजर्स सोचने की जरूरत है और इस्तिलाहात की भी जरूरत है। बहुत सारे इस्तिलाहात की, जैसे कंपैशन है, जैसे कंपेनियनशिप है, कॉम्रेडरी है, ये इस तरह के इस्तिलाहात को हम यूज कर सकते हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए। और एक बड़ा जो ब्लंडर हम करते हैं वो एक है इंक्लिनेशन की बुनियाद पर लोगों की आइडेंटिटी हम तय करते हैं, या जो खुद अपने इंक्लिनेशन की बुनियाद पर अपनी आइडेंटिटी तय करते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इंक्लिनेशन आइडेंटिटी नहीं बन सकता। एक आदमी को के अंदर इंक्लिनेशन है नेक काम करने का, तो सिर्फ इंक्लिनेशन उसको नेक आदमी नहीं बनाता। ठीक है, नेकी की तरफ है वो, आप हज का नियत करते हैं हाजी नहीं बन जाते। बहुत सारे काम है। इसी तरह बुराइयों के मामले में भी किसी को
इवन लेस्बियन करार देना इस बुनियाद पर कि वो कहता है कि मेरे अंदर लेस्बियन इंक्लिनेशंस हैं, बिल्कुल गलत है। जब तक आदमी उसको कमिट नहीं करता तब तक वो लेस्बियन नहीं बनता, औरत नहीं बनती। इसी तरह ये उस वक्त नहीं बनता है जब तक वो होमोसेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व ना हो। समाज को हक भी नहीं है उनको इस तरह किसी एक कैटेगरी के अंदर बंद करने का। और हमको सोसाइटी को भी एजुकेट करना चाहिए कि सिर्फ इंक्लिनेशन की बुनियाद पर लोगों को ब्रांड करने का काम जो है हम छोड़ दें। स्ट्रेट पर्सन्स के अपने इंक्लिनेशंस हैं। अब देखिए वो बाज मजबूरियों की बात आती है कि आदमी के अंदर सेक्सुअल इंक्लिनेशन है मगर उसको पूरा करने के तरीके नहीं है। अब एक मर्द आपके सामने खड़ा है, स्ट्रेट है, शादीशुदा है, उसके अपने इंक्लिनेशन का क्या? एक शादी करते ही तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं उसके इंक्लिनेशन है, गुनाह की तरफ उसका रगबत रहता है, रुझान रहता है, मगर अल्लाह के खौफ से उसके फिर अगर अल्लाह को मानने वाला नहीं है तो सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस के उसके कॉन्शियसनेस से और उसके जो बुरे नताइज हेल्थ के मुख्तलिफ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इलीगल रिलेशनशिप के, उससे डर के वो उससे इज्तनाब करता है। तो ह्यूमन कैपेसिटी है कि जिस चीज की ख्वाहिश है उसके पीछे ना जाए बल्कि उसके ख्वाहिशात को रिस्ट्रेन करे। ये तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब यही सिखाते हैं। और दुनिया के जो भी सही मूवमेंट, सही सोचने वाले, इवन ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट वाले क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट क्या आपको कहता है कि जाके, अब मैं बोला ना अभी रशिया के मामले में, इवन कम्युनिस्टों का भी यही रवैया है कि सेक्सुअल एनार्की अलाउ नहीं किया जा सकता, वेल डिफाइंड रिलेशंस के अंदर ही रहना है उसको। कम्युनिस्टों का मेन स्ट्रीम जो है उसी का कायल है। अगर कम्युनिस्ट ऐसा कर सकते हैं तो मजहबी तबकों में, मजहबी हलकों में क्या रवैया होना चाहिए? यही कि हम फितरत के हुदूद को वाज़ेह करेंगे और फितरत के हुदूद को उसको फलांगने के, जो उसको वायलेट करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे सोसाइटी को एजुकेट करेंगे। और जिनको मौके नहीं है उनको तस्कीन के असबाब फराहम करें कि किस तरह वो तस्कीन करें, जैसे रोजे रखें या अपनी कंपनी बदलें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बड़ा स्ट्रांग रुझान रहता है बुराई करने का, जब नेक लोगों की सोहबत में आते हैं तो फिर वो रुझान बदल जाता है। इस तरह के हजार सॉल्यूशंस हैं। मेरे ख्याल से अमीन साहब इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। और ये जो हम जिस चीज से मरूब हैं वो ट्रेंड है और फैशन है। ट्रेंड और फैशन जो है वो ओवरनाइट नहीं बनते, ये हमारे सामने बने हैं, हमारे आबा व अजदाद के सामने बने हैं। ट्रेंड होमोसेक्सुअलिटी को ग्लोरीफाई करना और होमोसेक्सुअलिटी की मुखालिफत को क्रिमिनलाइज करना, ये ट्रेंड जो है आहिस्ता आहिस्ता बना है। ट्रेंड कैसे बनते हैं वो देखिए। और देखिए हमारे जो एजेंडा है, जो अच्छे नेक लोगों के, साले लोगों के एजेंडा में ट्रेंड सेटिंग उनका कोई एजेंडा नहीं है, किसी के एजेंडा में नहीं। ट्रेंड सेटिंग किसके एजेंडा में बताइए मुझे, कि हम इसका ट्रेंड बनाएंगे, फैशन में ये ट्रेंड बनाएंगे, हम आर्ट में ये ट्रेंड बनाएंगे, सिनेमा में ये ट्रेंड बनाएंगे, ड्रामा में ये ट्रेंड बनाएंगे। किसके एजेंडा में? जिन लोगों के पास इन चीजों के एजेंडा होते हैं वो कामयाब होते हैं सोसाइटी। वो चाहे कितने भी कमजोर हो, कितने भी छोटा तबका हो, वो इतने कामयाब होते हैं कि मोहन भागवत कहने लगते हैं कि हम एलजीबीटी राइट्स के फेवर में काम करेंगे, उनको पूरी आज़ादी देने के हम कायल हैं। मोहन भागवत कौन है? एक सो कॉल्ड मजहबी ग्रुप के कायद हैं वो, बल्कि उन पर इल्जाम है कि वो कट्टर मजहबी ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, हालांकि मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। तो उसके असरात देखिए आप। तो ट्रेंड कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पर टेनिस, मैं खवातीन से पूछ रहा हूँ, कितने लोग लेडीज टेनिस देखते हैं? आप पर तो गज़े बसर का हुक्म है, आप टेनिस नहीं देख सकते, सिर्फ कमेंट्री सुन सकते हैं। तो सेरेना विलियम्स को, मार्टिना नवराटिलोवा को टेनिस खेलते हुए कितने लोगों ने देखा? लिएंडर पायस को कोई भी देख सकता है, इतना सातिर लिबास है लिएंडर पायस का। मगर खवातीन का जो ड्रेस है, आप उसकी तारीख देखिए कि इन 1905 में यूएस टेनिस प्लेयर मे सटन शॉक्ड ऑफिशियल्स बाय वेयरिंग ए स्कर्ट दैट एक्सपोज्ड हर एंकल्स। घुटने नहीं, टुखने एक्सपोज हुए थे उसके ड्रेस कोड में, तो उस पर एहतजाज हुआ था। उसको नोटिस दिया गया था, वार्निंग दिया गया था कि आइंदा आप इस तरह का लिबास नहीं पहनेंगे कि आपके एंकल्स नजर आए।
उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज कब किया गया? 1940 में फिर रिबेल हुआ ख्वातीन की तरफ से कि ये इतना सातिर लिबास है कि हम इसमें टेनिस खेलना हमारे लिए मुश्किल है, मूवमेंट मुश्किल है। तो उसके बाद 1940 में उनको कंसेशन दिया गया है कि आप जब झुकती हैं तो फिर आपका एंकल नजर आ सकता है। आप मानेंगे इसको कि ये टेनिस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उम्रा के यूनिफॉर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं। टेनिस में ये रूल्स थे 1940 तक। उसके बाद आहिस्ता अभी 4 साल पहले सेरेना विलियम्स ने, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, सेरेना विलियम्स ने प्रोटेस्ट किया था एक पर्टिकुलर ड्रेस के एस्पेक्ट पर। उसके बाद उस पर इतना दबाव डाला गया है कि उसने विड्रॉ किया ऑब्जेक्शन को। उसकी वजह यह है कि ट्रेंड सेटर कोई और होता है। और देखिए इस पूरे टेनिस के ड्रेस के मामले में हमारा कोई रोल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तबसरा करने तक है कि अखलाकी लिबास में खेल होना चाहिए। ट्रेंड सेटिंग में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जीन्स इल्मी मजलिस तक आ गया। देखिए इल्मी मजलिस में एक आदमी जीन्स पहन के तकरीर कर रहा है। एक जमाने में जीन्स बहुत सी जगह प्रोहिबिटेड था। जीन्स जो है माइन के वर्कर्स जो है उनका ड्रेस था, माइन के। उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता हंटर्स का ड्रेस बना, उसके बाद काउबॉयज का ड्रेस बना, फिर एडवेंचर्स के साथ उसको एसोसिएट किया गया। उसके बाद इतना फैशन बना वो। देखिए किसी चीज के ट्रेंड बनने के नतीजे क्या होता है। जीन्स एक बार फैशन बन गया तो उसके बाद उसमें मजीद इजाजत हुए। उसके बाद ये क्या गया, ये जो टोर्न जीन्स है, टोर्न जीन्स में आप पहन सकते हैं तो उसमें कोई अईब नहीं है। हालांकि कपड़े का फटा होना उसका बड़ा अईब होता है। किसी एक खास रंग के कपड़े का डल होना, फेड होना उसका अईब होता है। उस अईब को मार्केट किया गया। ट्रेंड सेटर्स ने ये किया कि जो स्ट्रेटेड जीन्स है उसकी कॉस्ट जो है वो आम जो हेल्दी जीन्स से ज्यादा हुआ। फटे हुए जीन्स को आप ज्यादा पे करेंगे, फेडेड जीन्स को आप ज्यादा पे करेंगे। यहां तक कि एक और मजहबी शख्सियत का मैं नाम लेता हूं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने हाल में कुछ साल पहले पतंजलि जीन्स लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि इसमें भारतीयता है। वीडियो बाकायदा यूट्यूब में जाके देखिए, बाबा रामदेव लॉन्चिंग हिज जीन्स, पतंजलि जीन्स। तो वो प्रश्न पूछते कि भारतीयता के साथ फटे हुए जीन्स का क्या ताल्लुक? पहन के देखो पता चलेगा, भारतीयता का एहसास होगा। बोलो बाबा रामदेव। तो ट्रेंड्स का ये ट्रेंड आप बना दें तो फिर आपको फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती। किसी चीज को अगर आप ट्रेंड बनाते हैं, आपके बच्चों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती कि ये सही है या गलत है। ट्रेंड बना दें, खुद ब खुद जिन चीजों पर आपके बच्चे इसरार कर रहे हैं आपके मर्जी के खिलाफ, वो सब किसी और के क्रिएट किए हुए ट्रेंड के फॉलोअर्स हैं। और उसका हल असल में यही है कि ट्रेंड बनाने का काम हम शुरू करें। आप जानते हैं कि एक सूफिया की मजलिस में पूछा गया कि ये जो गोदड़ी, अक्सर तसव्वुफ की किताबों में कि सूफिया किराम आम लिबास नहीं पहनते थे, बहुत ही टफ लिबास पहनते थे, गोदड़ी पहनते थे। तो पूछा गया कि ये गोदड़ी क्या है? वो बोले कि जीन्स है। जीन्स पहनते थे, वो जीन्स के कपड़े पहनते थे। तो वहां तक लाके उसको पहुंचाया गया। तो ट्रेंड कैसे बनते हैं, यानी मैं असल में एक रेस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव सोसाइटी के नुक्ते नजर से बोल रहा हूँ कि ट्रेंड्स हमारे सामने कैसे बनते हैं और हम कैसे उसके बहुत देर से पोस्टमार्टम में लगते हैं उसको सही करने या खुद ट्रेंड सेट करने की ये नहीं करते। 2 एग्जांपल्स लास्ट मंथ के बेंगलोर में 2 वाक़यात हुए। एक वाक़या जुलाई का है। एक GT मॉल है, वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल बेंगलोर में। वहाँ एक नौजवान अपने वालिद के साथ वो मॉल में एंटर होना चाह रहा था परचेस करने के लिए, और उसके वालिद साहब जो है वो गैर मुस्लिम थे, वो लुंगी पहने हुए थे। तो वहाँ के वॉचमैन ने उसको रोका कि आप लुंगी पहन के GT मॉल में नहीं जा सकते। तो इत्तेफाक से किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और विद इन आवर्स जो है वो वीडियो रिकॉर्ड जो है पूरे बेंगलुरु में फैल गया कि एक लुंगी वाले को इसमें से GT मॉल में एंट्री नहीं दी गई। तो उसके बाद तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी, किसान ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोग हैं सब ने सुबह से पहले उसकी मजम्मत कर दी, रिटर्न मजम्मत। और टीवी में आके बोले कि ये कैसा हो सकता है, हमारे कर्नाटक में लुंगी जो है हमारे कल्चर का अटूट हिस्सा है, आप कैसे रोक सकते हैं।
तो गवर्नमेंट सख्ते में आ गई। गवर्नमेंट ने उसको नोटिस जारी किया जीटी मॉल को, और उसके बाद उन्होंने उनको ये मैसेज देना था कि गवर्नमेंट को कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर कंसर्न्स। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 7 दिन मॉल बंद करने का हुक्म दिया उस जीटी मॉल वाले को, और उसके बाद उनके जितने पुराने फाइल्स थे वायलेशंस के, नॉन कॉम्प्लायंस के, पूरे निकाल दिए। तकरीबन 4 करोड़ के करीब पेनल्टीज लगाए। उसके बाद ओपन अपॉलॉजी करना पड़ा उनको, और उसके बाद में वो फंक्शन कर रहा है बाकायदा लुंगी और पैंट वाले भी लुंगी पहन के जा रहे हैं अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक वाकया है। मुझे लगता है कि उसमें हमारे लिए काफी इबरत है कि किसी चीज को सही वक्त पर अगर आप उसको एक्शन लेंगे तो उसकी तस्हीह हो सकती है। और दूसरा वाकया है कि एक वो ये जो मैं बोल रहा हूँ जीटी मॉल का वाकया, वो जुलाई का है, जुलाई 18 का। उससे 1 महीना पहले हमारा एक एग्जाम हुआ, यूजीसी का एग्जाम था। यूजीसी के एग्जाम में 5 मुस्लिम लड़कियां स्कार्फ पहने हुई थी, उनको अलाउ नहीं किया गया। हालांकि उससे पहले यूपीएससी का एग्जाम था, उसमें अलाउ किया गया था। यूजीसी के एग्जाम में अलाउ नहीं किया। किसी एक ऑफिसर का पर्सनल डिसीजन था वो कोई उनके मैनुअल वगैरह में इस तरह की पाबंदी नहीं है। उसमें सिर्फ यह है कि अगर ड्रेस आपका बहुत ज्यादा कवर हो तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको स्क्रूटिनी करके उसके बाद आना पड़ेगा। मगर नहीं, बिल्कुल सख्ती के साथ उनको मना किया गया। और उसमें से बाज लड़कियों ने एग्जाम दिया, बाज लड़कियां बगैर एग्जाम दिए चली गई। तो इस वाकये को उसी दिन बहुत से नहीं, कुछ अखबार ने छापा उसको, यूट्यूब चैनल में भी बात आई। और उसके बाद स्टेट माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स के इल्म में लाई गई, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब के इल्म में लाई गई, कर्नाटक के जो स्टेट स्पीकर है मुसलमान, उनके इल्म में लाई गई बात। जितना कुछ करना था कुछ एक्टिविस्ट लोगों को, उन्होंने वो किया, मगर एक एक्शन नहीं ले गए। सिर्फ ये करना था उनको कि उनको बुलाते और पूछते कि आपने किस बुनियाद पर ये किया, जिसकी अथॉरिटी उनके पास है, और फिर वो इश्यू डाई डाउन हो गया। तो इसका ट्रेंड से क्या ताल्लुक है बोलो? इसका ट्रेंड से यह ताल्लुक है कि अगली बार सिर्फ यूजीसी के एग्जाम में नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में भी जहां एलो था वहां एलो नहीं किया जाएगा। उनको मालूम होगा कि इसका रेस्पॉन्स क्या है, उनको मालूम है कि इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा इसका, तो ट्रेंड सेट होगा। तो ट्रेंड जो है वो कौन मॉनिटर कर रहा है और कैसे मॉनिटर कर रहा है, कितने इफेक्ट के साथ उसको मॉनिटर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमारे एजेंडा में शामिल होना चाहिए और उसको अहमियत देना चाहिए। अगर हम देंगे तो फिर हमको नए ट्रेंड्स कायम करने की सलाहियत हमारे अंदर होगी और दूसरे ट्रेंड्स पर तबसरा करने के भी काबिल हम हो जाएंगे। हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में देखें, इंडियन सोसाइटी में भी हम तबसरा करते हैं कि पहले जो है क्रिमिनलाइज किया गया था उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डीक्रिमिनलाइज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया तो पूरे हिंदुस्तान के मजहबी हलकों की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया उसको कितने लोगों ने क्वेश्चन किया, कितने लोगों ने अपने पॉलिटिशियंस को बोला कि इसको क्वेश्चन करो, इसके खिलाफ लेजिस्लेशन बनाने की कोशिश करो। अब जरा देखिए, हो सकता है मेरे इल्म में ना हो, आपके इल्म में हो तो बोलिए। अगर किसी बड़े डेवलपमेंट को आप इस तरह इग्नोर करते हैं तो उसका मतलब यह है कि सोसाइटी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, और ग्रेजुअली उसको आपका परमिशन समझा जाता है और उसके बाद उसको आपका वेलकम समझा जाता है। आपका जो साइलेंस जो है वो ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जाता, आपके साइलेंस को नोट किया जाता है। ट्रेंड बनाने वाले खुद सेंसिटिव नहीं रहते, आपके एटीट्यूड को भी वो रीड करते रहते हैं और वो इस बात की दलील मानते हैं उसको कि अगले कदम के लिए वक्त आ गया है। तो मेरे ख्याल से मैं काफी वक्त ले चुका हूँ आपका, मुझे नोटिस भी आ गया है। सो बहरहाल आप हजरत का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और फरज़ावाना अल्हम्दुलिल्लाह।